प्रॉब्लम 6 है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली इस सवाल के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं कि मॉइस्ट एयर फ्रॉम इनसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंटर्स द इवेपोरेटर सेक्शन। सबसे पहले आपने इजीली देखना है कि एक आपके पास सेक्शन है, ठीक है, एक आपने यूँ सेक्शन बना लो और इसको इवेपोरेटर सेक्शन कैसे करते हैं। देखो दो तरह के आपके पास सेक्शन होंगे, एक तो आपके पास अच्छा एक चीज़ गौर करना कि हाँ सारी प्रॉब्लम को जब आप इनकाउंटर करोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आपके पास कुछ बेसिक तरह के सेक्शन होते हैं। एक आपके पास हीटिंग सेक्शन, जहाँ यहाँ पर आपके पास हीटर लगा हुआ होगा, इससे क्या होता है यहाँ पर हीट इन होती है। एक आपके पास होगा इवेपोरेशन सेंटर, याद रखना इवेपोरेशन सेक्शन में हमेशा क्या होगा, कूलर लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ कूलिंग कॉइल लगी है और यहाँ पे अगर हीट अंदर आने के बजाय बाहर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मास इन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मास आउट नहीं हो रहा कुछ भी, सही है। एक चीज़ क्या होती है, जब इवेपोरेटर लगा होगा तो पानी आएगा, पानी में से थोड़ा सा इवेपोरेट होकर नीचे से हवा जो आएगी, हवा में जितना भी पानी है वो इवेपोरेट होके नीचे आ जाएगा। तो आपके पास जो मास है वो इन नहीं होता बल्कि थोड़ा सा मास आउट होता है यहाँ से, मास ऑफ वाटर, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इवेपोरेशन से आपको ये पता चलेगा। एक पार्ट होता है हमारे पास एसी का, उसमें क्या होता है हम उसे ह्यूमिडिफाई करते हैं, एयर को ह्यूमिडिफाई कैसे, ये देखो पानी डालते हैं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर नहीं, देखो हीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्यू ऐड हो रहा है, वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वाटर ऐड हो रहा है और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है यहाँ पर, सही है। यहाँ तक आपको समझना है। तो बस ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हीटिंग कॉइल लगी हुई है और आप ऑटोमोबाइल वगैरह छोड़ दो, बहुत मुश्किल दिया हुआ है इन लोगों ने। आप सीधा सीधा ये देखोगे कि आपके पास जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर 180 एम का गिवन है, आपको जो टेम्परेचर गिवन है T1 वो 27 डिग्री है पहली स्टेट पे, और पहली स्टेट पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये चीज़ ये कितनी दी हुई है, 50% को मैं लिखूँगा 0.5 हो गया ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एयर रिटर्न्स टू द ऑटोमोबाइल एट 10 डिग्री। ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो ऑटोमोबाइल, ये अगर ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल से आ रही है इवेपोरेटर सेक्शन के अंदर और वापस जा रही है, इसका मतलब ये जो सेक्शन है आपको बस ये देखना है कि इस सेक्शन का इनलेट और आउटलेट गिवन है, ये आपको इस सेक्शन का आउटलेट गिवन है और निकल रही है ये T2 10 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको जो वाटर कंटेंट है वो क्या है 90, ठीक है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अब क्या है आपके पास कि आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, सही है, जहाँ पर आपको ठंडा करना है। और एंड 5 एयर चेंजेस पर मिनट, इसका क्या मतलब है कि 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसमें 5 बार एयर चेंज हो रही है पर मिनट। ये आपको क्या होगा, जब नीचे टाइम की वैल्यू आ गई तो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है। हमें सवाल में चाहिए होता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। मास फ्लो रेट ऑफ एयर का फॉर्मूला होता है जो भी वॉल्यूम फ्लो रेट आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दो स्पेसिफिक वॉल्यूम से, तो आपके पास मास फ्लो रेट ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। हमें सवाल में ये चाहिए होता है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं चाहिए होता, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे ड्यू पॉइंट निकालना है, वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है पॉइंट वन पर, ये आराम से साइकोमेट्रिक चार्ट पे हाथ के हाथ निकल जाएगा, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है हीट ट्रांसफ़र रेट। जब भी हीट ट्रांसफ़र रेट बोले वो आपसे क्यू मांग रहा है, जो हीट यहाँ पर आउट बाहर जाइए वो मांग रहा है। अगर हीटर लगा है तो जो क्यू इन हो रही है वो आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू आउट हो रही है तो ये क्यू आउट मांग रहा है आपसे, ठीक है। और कह रहे डिटरमाइन द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द वेपोरेटर। जो भी रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर मतलब जो मास ऑफ वाटर मांग रहा है, मास ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ हीट मांगी थी तो हीट जितनी भी निकल रही है, और यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो जितना भी मास ऑफ वाटर वेपर निकल रहा है वेपोरेटर में से वो मांगा हुआ है, ठीक है। केजी पर मिनट का क्या मतलब है, इसका फ्लो रेट मांगा, जैसे मास ऑफ एयर का फ्लो रेट है ना, इसी तरह मास ऑफ वाटर का, इसी तरह, इसीलिए इन लोगों ने रेट मांगा हुआ इसका। भाई करना कुछ भी नहीं है, ये आपके पास सवाल है। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ आप ना यार हर सवाल के बाद एक चीज़ रिकग्नाइज करें ना, कौन सी स्टेट है। हमारे पास 8 स्टेट्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये 8 स्टेट सर के लेक्चर में जो सर ने दी थी, लेकिन उससे बस आप यहीं पे समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा। कैसे समझ आएगा, हमारा यहाँ पर जो साइकोमेट्रिक जो चार्ट होता है हमारा, ठीक है, उसमें नीचे क्या होता है, नीचे आपके पास टेम्परेचर होता है, राइट साइड पे आपके पास क्या होती है, ह्यूमिडिटी। समझ आ रही है, नीचे क्या है टेम्परेचर, राइट साइड पे ह्यूमिडिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी ये स्टेट 1 है, ये वाली स्टेट 1 है, और अगर ये स्टेट 2 है, जैसे कि हमारी इस सवाल के अंदर स्टेट 1 क्या है हमारी, ये है, और स्टेट 2 है, 2 क्या है हमारी, ये वाली है। तो स्टेट 1 में अगर मेरी 27 डिग्री टेम्परेचर है
और मेरी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50 है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले साइकोमेट्रिक में लाइव आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, सही है। 27 डिग्री और 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो 27 ये मेरा टेम्परेचर है, यहाँ पर 25, 26, 27 ये टेम्परेचर लाइन, और मेरी ये देख रहे हो, ये 20%, 10% ये मेरी ह्यूमिडिटी है। 20, 30, 40, 50 ये मेरी 50 की लाइन है। तो यहाँ पर आके मीट करेगा, ये मेरा पहला स्टेट है, स्टेट नंबर 1, ठीक है। और स्टेट नंबर 2 में देखता हूँ मेरी कौन सी है, मेरी 10 डिग्री वो है और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो 90% मेरा, अगर ये 50 है, ये 60, 70, 80 ये 90 की लाइन है, और मेरा 10 डिग्री टेम्परेचर इससे पीछे तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा। तो आई गेस 10 डिग्री यहाँ बनेगा। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो कर्व है वो कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब मेरी जो लाइन है वो क्या है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये हो रहा है मेरे यहाँ पर। ये आपको रिकग्नाइज कैसे होगा, सबसे पहले आप अपनी दोनों स्टेट्स को साइकोमेट्रिक चार्ट पे स्टेट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है या क्या चीज़ हो रही है, सही है। अगर आपके पास सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है और ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होती, तो क्या होगा, सीधा सीधा सेंसिबल हीटिंग होगी। सेंसिबल हीटिंग में आपको क्या दिखता है, अगर ये स्टेट 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जो वाई एक्सिस की चीज़ें वो तो चेंज नहीं हो रही ना। स्टेट नंबर 1 पे भी फ़र्ज़ करो, अगर मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू ऑफ वाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, ठीक है, यहाँ पर y1 है और यहाँ भी y1 ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ कहीं भी नहीं जा रहा। इसी तरह यहाँ पर आपकी होती है ह्यूमिडिटी W, सही है। तो हमेशा याद रखना, सेंसिबल हीटिंग में W1 इज इक्वल टू W2 होगा, ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है हमेशा, सही है। इसी तरह सेंसिबल कूलिंग में भी आपका W1 बराबर होगा W2 के, याद रखना। इसी तरह जब हम ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे, सिंपल ह्यूमिडिफिकेशन, इसमें क्या है, इसमें आपका y1 y2 है, लेकिन x आपका चेंज नहीं हो रहा, देखो गौर से, सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो इसमें आपका टेम्परेचर डज नॉट चेंज। इसी तरह यहाँ भी आपका टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अगर आपके सवाल में ऐसा हो रहा है ना कि टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, तो आप डायरेक्ट लिख देना कि ये क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन है या ह्यूमिडिफिकेशन है। सवाल में ये भी आ सकता है, पास पेपर में एक देखा था आया हुआ है कि आपने बताना है कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करना है कि क्या चीज़ है, ह्यूमिडिफिकेशन है क्या चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा, इनके बीच में अब जो चीज़ें आपने क्या क्या 4 चीज़ें याद रखनी, सिर्फ ये हीटिंग हो गई, ये लेफ्ट साइड पे कूलिंग हो गई, ये नीचे डीह्यूमिडिफिकेशन हो गई, ऊपर ह्यूमिडिफिकेशन हो गई। भाई देखो, इनके बीच में जो आएगा वो इन दोनों को देख दो, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ लिख दो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सही है। यहाँ पे अगर हीटिंग है, यहाँ डीह्यूमिडिफिकेशन है, इनके बीच में आ रही है तो हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को और से देखनी। हमारा अभी जो केस है, हमारा भी केस कैसे जा रहा था, यूँ जा रहा था। तो हमारा केस है कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग हम एवेपोरेटर यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, एवेपोरेटर कूलर, जिसकी वजह से कूलिंग हो रही है। और ह्यूमिडिफिकेशन किसे कहते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ। अच्छा यार, मैं एक चीज़ गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा है, डी ह्यूमिडिफिकेशन है। अगर मैं इसको ह्यूमिडिफिकेशन बोल रहा हूँ, सही है, ह्यूमिडिफिकेशन ऊपर होती है, डी ह्यूमिडिफिकेशन ऊपर होती है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कूलिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि जाहिर है पानी निकल के वेपरेटर में हो गया ना, तो जो एयर आपके पास आ रही थी ज़्यादा पानी के साथ, वो एंड पे जब आपके पास गई तो कम पानी के साथ गई, पानी नीचे निकल गया, तो डी ह्यूमिडिफाई हो गई। अगर आप पानी का स्प्रे करोगे, जैसे कि इस सवाल में पानी का स्प्रे है, तो ह्यूमिडिफाई हो रही है, जो आपके पास एयर आ रही है इसमें वाटर का मास कम है, यहाँ आके वाटर ऐड हो जाएगा, तो ये ह्यूमिडिफाई हो गई, ठीक है। ये वाला कौन सा है, देखो स्टेट 1 से 2, यहाँ इसको अगर सेक्शन में ब्रेक करोगे, स्टेट 1 से लेकर 2 तक क्या हो रही है, हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग हो रही है, बस यूँ करके हीटिंग हो रही है बारी, ये सेंसिबल हीटिंग। और स्टेट 2 से 3 क्या हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, सबसे पहले ह्यूमिडिफिकेशन तो हो रही है, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन तो हो रही है, मतलब सबसे पहले 1 से 2 में सेंसिबल हीटिंग है, फिर 2 से 3 में ह्यूमिडिफिकेशन तो हो रही है। अब हम देखेंगे कि हीटिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है। इस सवाल में अगर मैं बात करूँ, तो इस सवाल में अगर हम बोलें कि फर्स्ट हीटेड टू 18 डिग्री है, देखो यहाँ तक 18 डिग्री है, और उसके बाद जब यहाँ से आपने पानी फेंका, देखते हैं ये पानी गर्म फेंका या नहीं फेंका, तो लीव्स एट 25 डिग्री, मतलब पानी आपका गर्म था। मतलब पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर 10 था, 10 से कितना हो गया 18, तो 10 से 18 क्या हो गया, सेंसिबल हीटिंग हो गई, सिर्फ हीट किया, ना मास ऐड किया, ना कुछ ऐड किया, सही है। तो आप इसको सेंसिबल हीटिंग में 1 से 2 को स्टेट को सॉल्व करोगे यूँ करके, और 2 से 3 जब आपका सेक्शन बना है, ये 2 से 3, 2 में आपका टेम्परेचर 18 है और यहाँ 25 है, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया, और आपका ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई, यहाँ पर पानी कम था, यहाँ पानी ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई, तो ये क्या हो गया, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो 2 से 3 का जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका हो रहा है हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये वाला। तो ये आपको सिर्फ एक ना, हो सकता है इसका भी सवाल आ जाए,
तो इस तरह का होगा। हम यहाँ पर चलते हैं, हमारा जो यहाँ पे हो रहा है वो कूलिंग प्लस डी ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, हमें सिर्फ दो चीज़ें जैसे मोलियर चार्ट में हमें चाहिए थी, यहाँ पर हमें टेम्परेचर पहली स्टेट में, या पहली स्टेट में हमें टेम्परेचर भी गिवन है और हमें वाटर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी गिवन है, और दूसरे वाले में भी हमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आराम से चार्ट में जाके निकाल सकते हैं। देखो यार यहाँ काफ़ी लंबी हुई है इस तरह सॉल्व करने में। सर अनीक किस तरह कराते हैं, सर अनीक यहाँ पर लिखते हैं स्टेट, यहाँ पर लिखते हैं 1 2, यहाँ पर स्टेट आ गई, यहाँ पर वो लिखते हैं टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंथैल्पी और डब्ल्यू, और सारी चीज़ें जो जो भी आपके निकालती हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब तो यही होता है, ये ड्राई बल्ब भी होता है जो आपका सादा सादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हर चीज़ आप इस तरह निकाल सकते हो, सही है। तो पहली स्टेट में आपके पास क्या है 2750, आपने सीधा सीधा यहाँ पे जाना है अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे जाना है। वेयर इज़ माई साइकोमेट्रिक चार्ट मैन, दिस इज़ माई साइकोमेट्रिक चार्ट। तो हमारी क्या चीज़ें हैं 27 और 50 पे मैं बना दूंगा, सही है। आपको बस ये देखने कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये टेम्परेचर होता है, ये 27 मैंने देखना चाहिए, 25 26 27 ये मेरा टेम्परेचर है। और ये जो परसेंटेज है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सही है। तो ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ये मेरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर, ये पॉइंट मेरा आ रहा है स्टेट 1 का, यहाँ मैं मार्क कर दिया मेरा स्टेट 1। यहाँ आपने जो निकाल सकते हो आपने निकाल लेना चाहिए। स्टेट 1 में एंथैल्पी ऐसे निकलती है, स्टेट 1 की एंथैल्पी ऐसे निकलेगी, तकरीबन 59 आ रही है। ये देखो यहाँ पर 59 है। स्टेट 1 का जो ओमेगा आएगा वो ये आएगा, जो कि मेरे पास आ रहा है तकरीबन 11, ठीक है। स्टेट 1 का ओमेगा 11 आ रहा है। स्टेट 1 के लिए मेरा जो वेट बल्ब टेम्परेचर ये लिखा हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये छोटी छोटी ग्रे कलर की दिख रही है, ये छोटी छोटी, ये डॉटेड लाइन होती है आपके पास क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कौन सी डॉटेड लाइन है। अगर मेरी डॉटेड लाइन यहाँ पर 25 की है, सही है, ये 25 की है मेरी डॉटेड लाइन, और ये 15 की है, तो ये 15 की है, और ये तकरीबन लेट्स सी कितने लाइनों गैप है, एक दो, यार मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। सो दिस इज़ माई 10th लाइन, 11 12 13 14, दिस इज़ माई 15 लाइन, ओके, 16 17 18 19, दिस इज माई 20th लाइन, यहाँ लिखा हुआ 20। तो मेरा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है दैट इज़ 20, ओके, दैट इज़ 20 डिग्री। तो मेरा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 20 डिग्री हो गया। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जो 0.88 ये ग्रीन लाइंस देख रहे हो, चार्ट में तो ग्रीन नहीं होगी सारे, ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये मैं निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास 0.6 है 86, ये मेरे पास 0.87 है, और ये बीच में मेरे पास दायरा क्या आएगा 0.865 आ जाएगा। तो 0.865 आ गया, और यहाँ से ड्यू पॉइंट भी निकल जाता है, सही है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ होता है मुझे देखने दो। आई गेस दिस इज़ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये देख रहे हो ये वाला जो कर्व है ना, इस कर्व पे जो टेम्परेचर है वो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ये वाला आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया, और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये जो कर्व लाइन जा रही है। अब मैं निकालने वाला हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर टच करूँगा फुल यूँ जाते हुए, और 20 डिग्री पे टच हो रहा है पूरा। तो मेरा 20 डिग्री क्या चीज़ है, मेरा ड्यू पॉइंट 20 डिग्री है। और क्या चीज़ हमारी, ये भी 20, सॉरी ये तो वो है, नहीं सॉरी ये नहीं है। ओके गाइज वापस देखो, गौर से देखना अब ये चीज़, सही है। ये मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर की लाइन होती है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक अलग केस होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना थोड़ा अलग होता है। ये तो हमने बेसिक निकाल लिया ना। अब आपने अपनी लाइन को यहाँ टच करना है सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, मुझे एक बार देखने तो दो तरीके, या तो ऐसे होता है या शायद हॉरिजॉन्टली टच करना होता है। जैसे देखो ये मैं इसको इस तरह टच करूँगा ना लाइन को यहाँ, और यहाँ लाने के बाद मैं इसको नीचे गिराऊंगा यूँ करके यहाँ। ये जो टेम्परेचर आएगा ये मेरे पास 15 डिग्री जो है ना, ये मेरे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी मुश्किल नहीं है, आपने बस याद करनी है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम इसको यहाँ पर एक बार टैली कर लेते हैं यहाँ से, कि हमारा जो स्टेट 1 है, यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर आ रहा था वो 27 गिवन है, और हमें जो ये गिवन है पहले से रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 50% है। इंथैल्पी हमने निकाली है 51, विस्कोसिटी हमने 0.875 से 65 था, और यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15, वेट बल्ब टेम्परेचर 20, ओमेगा की वैल्यू हमने 11 निकाली है। यहाँ पर इसको टैली कर लेते हैं यहाँ से, ये लोगों ने निकाली भी होगी। ये देखो टेम्परेचर 15 आ रहा था हमारा, वेट बल्ब 20 आ रहा था,
इंथैल्पी 51 आ रही थी हमारी, W1 11 आ रहा था, 11 को 0.0 में करना था, और स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.865 है, हर चीज़ परफेक्ट आई हमारी, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज़ 15.7, जो कि सही था। आपने इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाना, जो भी पॉइंट है आपको हॉरिजॉन्टल टच करोगे सैचुरेशन पे, नीचे लाके गिराओगे, जो भी टेम्परेचर आएगा वो आपके पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसी तरह आपने स्टेट 2, हर चीज़ आ गई, इसी तरह आपने स्टेट 2 का भी निकाल लो हाथ के आती। स्टेट 2 पे आपको क्या क्या गिवन है, 10 डिग्री टेम्परेचर है और 90% ये है, तो आप यहाँ पर आओगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है, इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ। तो टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री है और 90 डिग्री, ये देखो ये मेरा 70 80 90%, ये वाली लाइन है सबसे टॉप वाली, ये मुझे लग रहा है। तो ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। इसको मैं थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ, वेट, पॉइंट नंबर 2 को अपने, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं हर चीज़ निकालूंगा, यहाँ पर मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो ये मेरे पास W आ जाएगा, यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा मेरे पास इंथैल्पी आ जाएगी, और इसका ड्यू पॉइंट इन लोगों ने मांगा नहीं है स्ट्रेट 2 का, सही है। फिर भी अगर आपने निकालने हैं ड्यू पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन 8 आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ये जो मिल रही है 0.80 0.81 0.81 कोफिशिएंट ऑफ सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गई। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर आपको यहाँ निकालना है तो यहाँ देखो, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 10 के बीच में तकरीबन 7.5 है। ये देखो ना, ये 5 है, ये 10 है, इन दोनों के बीच में ये जो ग्रे लाइंस है ना, ये होते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, तो इसके बीच में तकरीबन 7.5 आ रहा है, ठीक है। एंड और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, इंथैल्पी हो गई, हर चीज़ हो गई, वेट बल्ब, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हर चीज़ हो गई, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पुट करोगे। अब हम यहाँ इसको टैली कर लेते हैं यहाँ से। चार्ट नंबर 2, ये देखो इंथैल्पी हमारी 27, इंथैल्पी हमारी क्या आ रही है, 30 के करीब आ रही थी, हमने इतनी एक्यूरेट नहीं बनाई हुई, 27 तकरीबन एक्यूरेट आप करोगे आ जाएगी आपकी, ठीक है। W2 0.06, ये देखो 6 के करीब आ रहा है, 6.8 आ रहा है, इनका भी क्या आ रहा है 6.8, परफेक्ट। तो इन दो चीज़ों की ज़रूरत थी। वैसे सर कहते हैं कि आप हर चीज़ निकाल लो, तो इस स्टेट में ना हर चीज़ निकाल लिया करो, सारी चीज़ें काम आती हैं। इन लोगों ने सिर्फ ये 2 चीज़ें निकाली हुई हैं, तो ये तो हमें डायरेक्ट चार्ट से मिल गया, सही है, ये दोनों चीज़ें इन लोगों ने पूछी हुई थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया, डिटरमाइन द ड्यू पॉइंट निकाल लिया, वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल लिया, एट द इनलेट टू द इवेपोरेटर सेक्शन, हो गया भाई, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सही है। अगले पार्ट में आ जाओ, अगले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द हीट। हीट कैसे निकलेगी, देखो हीट इक्वेशन लगाओगे आप, मुझे ये बताओ यहाँ पर टोटल सही है, हमेशा याद रखना जो एनर्जी है, एनर्जी बराबर होती है mH के, सही है, मास इनटू इंथैल्पी। तो अब मैं एनर्जी बैलेंस लगाऊंगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि इनलेट पर, इनलेट इन क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे पास जो इन हो रहा है वो हो रहा है मास ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू इंथैल्पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, मेरे पास आउट क्या क्या हो रहा है, एक तो मेरे पास Q हो रहा है इज इक्वल टू Q आउट, प्लस मेरे पास एक और चीज़ आउट हो रही है, कंडेंसेशन का पानी, तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय इंथैल्पी ऑफ वाटर। दिस इज़ बेसिक थिंग, दिस इज बेसिकली प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी। और एक और चीज़ बाहर जा रही है, वो क्या जा रही है, वही मेरी जो हवा है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू इंथैल्पी 2, ये चीज़ मेरी बाहर जा रही है, सही है। तो यहाँ से मेरे पास Q आउट आ जाएगा, तो इसके लिए मुझे लाजमी H1 H2 और H ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। मास फ्लो रेट ऑफ एयर तो मैंने क्या बोला था आपको कि आप इससे निकाल लोगे, मैंने आपको बताया था ना, जो भी वॉल्यूम था आपके पास 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 वॉल्यूम था, 5 पासेस थे, डिवाइडेड बाय, अच्छा मिनट को आप सेकंड में कर लेना, यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, सही है। सर हमें सेकंड्स में कराते हैं, यहाँ पर मिनट में लिखा है, आप सेकंड में कर लेना, डिवाइड बाय इसको 60 कर लेना पहले, ठीक है। और नीचे आपके पास वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ आपके पास मास फ्लो रेट ऑफ एयर आ गया। अच्छा यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन आपकी अगर मैं हटाऊँ, इस क्लास को यार भले लंबा होने तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस में मैं सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसमें देखो, अगर ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर है, ठीक है, इस एयर के अंदर वाटर कंटेंट है, याद रखना वाटर वेपर कंटेंट है, मतलब ये जो 11.55 kg पर मिनट जो आपकी हवा आ रही है, मास ऑफ एयर है, ये सिर्फ खाली एयर नहीं है, इस एयर के अंदर वाटर वेपर भी मौजूद हैं, तो मतलब इस एयर के अंदर कुछ मास ऑफ वाटर वेपर भी है। हम हमेशा एयर को ऐसे डिनोट करते हैं एज अ ऑल, हम साइकोमेट्रिक को पढ़ते ही इस तरह है कि हम जो भी मास ऑफ एयर आप निकालोगे उसके अंदर लाजमी वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 11.5 kg इसके अंदर तो वाटर कंटेंट है, तो हमें तो असल में जो फॉर्मूला हमने लगाया था एनर्जी बैलेंस, उसमें तो हमें मास ऑफ वाटर की ज़रूरत है, तो हमें मास ऑफ वाटर किसी तरह अलग करना होगा मास ऑफ एयर से। वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप मुझे बताओ, मैं अगर आपको बोलूँगा कि यार कराची में ना आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हवा के अंदर पानी ज़्यादा है,
सही है। तो ये एक रेशो है, हवा टू पानी का रेशो या पानी टू हवा का रेशो। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि यार ह्यूमिडिटी कराची में काफ़ी कम है, तो हम इसका मतलब ये होता है कि जो हवा हवा घूम रही है उसमें नमी कम है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक रेशो है ह्यूमिडिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके साइकोमेट्रिक चार्ट के वाई एक्सिस पे प्लेस होती है। उसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मास ऑफ एयर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका जो मास आया हमारा 11.715 जो भी आया है, अगर हम उसको वहाँ ले जाएं, इसको वहाँ ले जाएं, और अगर हम मास ऑफ एयर को मल्टीप्लाई करा दें हम ह्यूमिडिटी से, क्योंकि हमें 0.1 0.2 दोनों की ह्यूमिडिटी गिवन है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस ह्यूमिडिटी पे हमारा, क्योंकि मास ऑफ एयर इतना है, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर तो आपको पता चलेगा इसमें वाटर कितना है। इस ये जो आपका एयर है, मास ऑफ एयर, इस मास ऑफ एयर के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो 0.1 0.2 के लिए हमें दोनों के लिए वाटर निकल जाएगा आराम से, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यूज़ करते हुए। ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, वेयर इज़ हेयर वी हैव, ये रहा, ये देखो mv1 इज इक्वल टू w1 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ से आराम से 0.1 के लिए भी मास ऑफ क्या निकालोगे, वाटर वेपर, और दूसरे पॉइंट के लिए मास ऑफ वाटर वेपर। अच्छा, लॉजिकली अब आपको क्या दिख रहा है, देखो लॉजिकली क्या है, यहाँ पर एक हवा आई जिसके अंदर कुछ पानी था, एक मास ऑफ एयर आ रही है, सिर्फ याद रखना मास ऑफ एयर आ रही है जिसके अंदर पानी है। आप ये नहीं बोलोगे कि मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ वाटर आ रही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो मास फ्लो रेट एयर आ रही है, वो आके इसके साथ टकराएगी, पानी थोड़ा सा नीचे गिर गया, और थोड़ी सी हवा जिसके अंदर पानी है वो यहाँ चला गया। तो आपको एक चीज़ गौर करिए कि पानी थोड़ा ज़ाया हो गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 0.1 पे जितना मास ऑफ वाटर है वो 0.2 से कम होना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर गिर गया पानी। तो आप यहाँ गौर करोगे 0.1 पे आपके पास आंसर है 0.128, और 0.2 पे आपके पास आंसर आ रहा है 0.079। तो इसका मतलब पानी कम हो गया, बहुत सारा पानी नीचे कंडेंसेट हो गया। ठीक है। तो अगर मैंने नीचे मास ऑफ वाटर निकालना है, देखो अगर टोटल मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर कितना था, शुरू में इतना था और एंड पे जाकर इतना हो गया, तो इसमें अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, अगर मैं टोटल मास ऑफ वाटर वेपर शुरू में हमारे पास इतना था और एंड पे हमारे पास इतना रह गया, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा जो नीचे गिरा है। सही है, क्योंकि मास ऑफ वाटर इनकमिंग और जो टोटल मास ऑफ वाटर हमारे पास स्टेट 1 में आ रहा है, सही है, प्लस वो बराबर है किसके, मास ऑफ वाटर जो नीचे गिरा है प्लस मास ऑफ वाटर वेपर 2। भाई जाहिर सी बात है यार, यहाँ से जब मास ऑफ वाटर 1 आ रहा है, यहाँ से जब पानी आ रहा है, थोड़ा सा पानी नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा पानी आगे चले जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी आ रहा है, तो यही पानी यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, यहाँ डाइवर्ट हो गया, तो टोटल पानी किसके बराबर हो गया, m1 किसके बराबर हो गया, mv1 मास ऑफ वाटर प्लस mv2 के बराबर हो गया। तो अगर मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए तो मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा, और जाहिर है मैं लंबी कर रहा हूँ, सॉरी, इसमें से इसको माइनस करा दूँगा तो मेरे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा। सिंपल इज़ दैट। नाउ इन दिस फार्मूला जो हमने यहाँ पर एंथैल्पी लगाई थी, यहाँ पर हमें H1 तो हमने निकाल लिया था, H2 भी हमने निकाल लिया था, मास ऑफ एयर हमें पता है, मास ऑफ एयर हमें पता है, हमें मास ऑफ वाटर पता है, हमें इंथैल्पी ऑफ वाटर नहीं पता। तो इंथैल्पी ऑफ वाटर के लिए देखते हैं यार, कुछ जुगाड़ वगैरह करना पड़ेगा। हम देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंथैल्पी ऑफ वाटर हमारे पास कैसे आएगी। तो इंथैल्पी ऑफ वाटर कैसे आएगी, ओके वी नो द टेम्परेचर मैन, इस पर इंथैल्पी निकाल लो, सीधी बात है ये। ओ वेरी सिंपल मैन, ये देखो, क्योंकि देखो आपने क्या करना है, आपके पास टेम्परेचर गिवन है सवाल में कि 10 डिग्री, इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी कॉइल का टेम्परेचर होगा, कॉइल का टेम्परेचर है 10 डिग्री, ठीक है, वही आपका आउटलेट का टेम्परेचर होगा 10 डिग्री। ये बस आपने कौन सा याद रखना है। और जाहिर है जो आपका मैक्स टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से बाहर निकलेगा ना, उसी टेम्परेचर पर आपका कंडेंसेट बना हुआ होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो टेम्परेचर पे आपका बाहर निकल रहा होगा उसी पे आपका कंडेंसेट बन रहा होगा। अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें इस अगले सवाल से, चैप्टर 8 के किसी एक सवाल से हम कुछ देखें, यहाँ पर यही कंडेंसेट आ रहा है, ये किस टेम्परेचर से निकल रहा है, यहाँ पर 20 डिग्री से निकल रहा है, तो नीचे जो कंडेंसेट बचा हुआ है वो क्या है 20 डिग्री पे है। ठीक है, कूलिंग कॉइल आपकी 20 डिग्री पे, ये आपको हमेशा बस याद रखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो इवेपोरेशन हो ही नहीं रही, यहाँ पर तो हीट ऐड हो रही है, मतलब यहाँ पे गर्म पानी ऐड हो रहा है अलग कैसे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी कि जो कॉइल का टेम्परेचर है वो आउट का टेम्परेचर, वही कंडेंसेट का टेम्परेचर होगा, ये आपने बस याद रखना है। ठीक है,
जो कि लॉजिकली ट्रू है। मैं अगर इसको समझाऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ऑफ कोर्स हमें फॉर्मूले के लिए सिर्फ एच ऑफ वाटर चाहिए, तो वाटर अगर एच ऑफ स्टीम चाहिए होता तो हम एच जी चेक करते। हमें ब्रो एक मिनट यार थोड़ा, हमें क्योंकि एच ऑफ वाटर चाहिए हमें, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ वाटर चाहिए, तो वाटर क्या होता है, एफ होता है, एफ लिक्विड होता है, वो वेपर होता है। तो हम जाएंगे स्टीम टेबल में, हम डायरेक्ट टेबल में जाके हमारा टेम्परेचर है 10 डिग्री, हेयर इज़ वी हैव 10 डिग्री, और 10 डिग्री पे जाके हम एच एफ निकालेंगे, दैट इज़ 42.01। ठीक है, तो आपके पास 42.01 हर चीज़ आ गई आराम से। क्यू आउट आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सवाल बेहतरीन सॉल्व हो गया। ये आपका जो डायग्राम थी सही है, स्टेट 1 से 2 ऐसे जा रही थी। ओके, ये आप अंदाज़न बना देना कि इस तरह से होगा। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ड्राई बल्ब एच एच का होना चाहिए, डब्ल्यू डब्ल्यू हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको सवाल ये गिवन हो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, साइकोमेट्रिक चार्ट कहते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट गिवन हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नाउ वी हैव डू वी हैव टू कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर। वो हम लोग कौन सा सवाल कर रहे हैं यार, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। 6 अगर ये रहा तो 5 नीचे क्यों कंटिन्यू हो रहा है, बाईपास फैक्टर है। अच्छा, पिछले सवाल का शायद पता नहीं, अगर ये 6 का ये तो कोई मसले की बात नहीं है, ये बाईपास फैक्टर होता है। इसका फार्मूला रट्टा मार लेना बस, और यहाँ पे टी एस टी टू वगैरह की वैल्यूज़ बस डाल देना, यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इसका सब पार्ट है, वैसे इस सवाल का पार्ट नहीं है पिछले वाले का। तो यार यहाँ पर आपके पास सवाल पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, परफेक्ट है, 100%। थोड़ा सा कचरा है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत गंदा वाला दे दिया, इतना डीप डाउन कॉन्सेप्ट दे दिया कि खतरनाक है। वीडियो वापस देखो पहले, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है तकरीबन जो आपको मिलना है। एक चीज़ मैं आपको वापस बता दूँ अगर आप कंफ्यूज हो, जिसमें मुझे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, कि आपका जो मास यहाँ से इन हो रहा है वो मास ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इन हो रहा है, और जो बाहर निकल रहा है वो मास फ्लो रेट, वो भी मास फ्लो रेट ऑफ एयर ही बाहर निकल रहा है, और जो नीचे है वो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर है, प्योर वाटर। आप कंफ्यूज हो गए यार, मास फ्लो रेट ऑफ वेपर का है यार। आप बोलोगे यार यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए ना, या मास फ्लो रेट ऑफ ऐसे होना चाहिए, मास फ्लो रेट ऑफ वेपर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ एयर, और बाहर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये हम इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम साइकोमेट्री जब भी सॉल्व करते हैं, हम मास फ्लो रेट ऑफ एयर का हमारा मतलब ही यही होता है। हमें डिफाइन किया हुआ है, हर साइकोमेट्रिक वाले बंदे को पता होगा कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर का मतलब ये है कि ये वो मास है, ये उतना मास है कि एयर के साथ पानी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं, और इस तरह से मास फ्लो रेट ऑफ वेपर इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक सवाल सॉल्व हो गया है बहुत टाइट तरीके से। 27 मिनट्स, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। किसी से पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, उसमें भी आपको आधा घंटा आराम से लगेगा।